बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर का चैप्टर है बाइनोमियल एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इस चैप्टर में हमने ये दो डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़नी हैं, इनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जब आप ये 9 चैप्टर कर रहे होंगे आपको अंदाज़ा होगा कि 8 चैप्टर आपको ऑटोमेटिकली रिवीजन होती जा रही है, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन 8 क्वेश्चन चैप्टर में भी हैं। बाइनोमियल एंड हाइपर ज्योमेट्रिक ये दोनों क्लास एक डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। इनके फर्स्ट ईयर में 9 चैप्टर में हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे, और सेकंड ईयर में जो इसके बाद 10 चैप्टर होगा, अगला चैप्टर, वो हम कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये पहली है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये इसका लिखने का तरीका होता है बी स्टैंड फॉर बाइनोमियल। बाइनोमियल और एक्स वेरिएबल है, ये दोनों इसके पैरामीटर्स हैं। ये लिखने का तरीका होता है बी ऑफ एक्स एन पी। अब पी ऑफ एक्स, इसका डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या है, एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स, और एक्स की रेंज है 0 से लेकर एन तक, 0 से लेकर एन तक इसकी रेंज है, ठीक है। और P जो कुछ भी होगा ना, Q क्या होगा, 1 माइनस पी। Q का हमारे पास आंसर होगा 1 माइनस पी। अब इसी बाइनोमियल में मीन क्या होता है, म्यू के बराबर, और म्यू किसके बराबर है, एन पी। दो ही पैरामीटर है ना इस डिस्ट्रीब्यूशन में, एन और पी, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मीन बन जाएगा। ये आपने याद रखना है, इसका फार्मूला याद रखना है, इसकी रेंज याद रखनी है, इसका मीन याद रखना है, इसका वेरिएंस याद रखना है। वेरिएंस क्या है, एन पी क्यू, ठीक है। ये आपको जुबानी आने चाहिए। स्टैंडर्डेशन आपको पता ही है, इस वेरिएंस का अगर हम अंडर रूट ले लें तो वो स्टैंडर्डेशन बन जाएगी, यानी कि आपको फिंगर टिप्स पे इनके फार्मूलास आना चाहिए। इसका फार्मूला इसकी रेंज के 0 से लेकर एन तक है, और इसका मीन एन पी क्यू वेरिएंस, और स्टैंडर्डेशन एन पी क्यू अंडर रूट एन पी क्यू। जी अभी सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाएँ। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें फार्मूला है पी ऑफ एक्स, एच डिनोट करेंगे एक्स, और इसके 3 पैरामीटर्स हैं, कैपिटल एन, स्मॉल एन, के। अब इस इन्फॉर्मेशन से आपको ये भी पता लग गया कि बाइनोमियल में 2 पैरामीटर्स हैं, एन पी, और हाइपर ज्योमेट्रिक में 3 पैरामीटर्स हैं, कैपिटल एन, स्मॉल एन एंड के। अब ये इसका फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद रखना है, के सी एक्स और डिवाइड में कैपिटल एन सी स्मॉल एन। अब यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करना है, यानी कि एन, कैपिटल एन माइनस के, स्मॉल एन माइनस स्मॉल एक्स। ये आ गया आपकी एक्स की रेंज कहाँ तक है, 0 1 2 सो ऑन एन आर के तक। एन और के में से जो छोटा होगा ना वहाँ तक हमने जाना है इसकी रेंज में। मीन इसका क्या है, पिछले का मीन था एन पी, तो इसका भी बेसिकली है एन पी ही, यानी कि देखें यहाँ पे अगर मैं एन और पी लिखूँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ एन और पी लिखती हूँ, तो पी का फार्मूला क्या बना इसमें, के ओवर कैपिटल एन, ठीक है। पी क्या हुआ, के ओवर कैपिटल एन, और यहाँ पे भी वही फार्मूला कर लें, एन पी क्यू, यानी कि ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। क्यू आपको पता है 1 माइनस पी के बराबर होता है, ठीक है। क्यू किसके बराबर होता है, क्यू होता है 1 माइनस पी के बराबर। तो ये एन, स्मॉल एन, पी हो गया, पी यानी कि के ओवर एन, और ये क्यू, यानी कि उसका फार्मूला एन पी और एन पी क्यू था, तो यहाँ पे भी वही अप्लाई करें, लेकिन यहाँ पे लिखना आपने के एन है, क्योंकि यहाँ के पैरामीटर्स ये हैं। तो अभी नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। जी क्वेश्चन नंबर 1 में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, आप क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन में हमें 2 इंफॉर्मेशन चाहिए, P और स्मॉल एन कहते हैं। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा है, जी क्वेश्चन नंबर 1 ये है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एन इवेंट हैज़ प्रोबेबिलिटी, ये है हमारे पास p इज इक्वल्स टू 3/5, फाइंड कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर n इज इक्वल्स टू 5, यानी कि n गिवन है, p गिवन है, तो कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहे हैं हम। जब कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहे हैं, इट मीन्स हमने इसमें x का पूरा कॉलम
और पी ऑफ एक्स का पूरा कॉलम बनाना है। अब देखें एन और पी गिवन है, कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहे हैं। वी नो दैट ये फार्मूला पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स। अब इसमें एक्स के कॉलम में कहाँ से 0 से n तक जाना है। n कितना है जी, n 5 है। 0 1 2 3 4 5 फार्मूले में जो एन सी एक्स फार्मूला है उसमें n की जगह 5, x की जगह 0, क्योंकि यहाँ पे x 0 है। p की क्या है वैल्यू 3/5, p हमें गिवन था 3/5। इसकी पावर x यानी कि यही उठा के इसकी पावर में लिख देना है। यहाँ पे q की वैल्यू कैसे आई है, q इज इक्वल्स टू 1 माइनस p, 1 माइनस 3/5 दैट इज इक्वल्स को सॉल्व किया तो 2/5, यानी कि आप जुबानी आपको पता लग जाएगा अगर ये 3/5 है तो ये 2/5 होगा। q आपने लिख लिया 2/5 और इसकी पावर में क्या लिखना है n माइनस एक्स, 5 माइनस 0। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखें नीचे यहाँ पे बटे में 5 है, इधर भी 5 है, इसकी पावर 0 है तो ये तो 1 नहीं हो जाना ना, इसकी पावर 5 है तो यानी कि 5 की पावर 5 हम लेंगे तो वो आप बटे में एक बार लिख लें, ठीक है। ऊपर क्या आएगा, आप इसको सेपरेट सॉल्व करें, 5c0 कैलकुलेटर पकड़ें, उस पर 5 लिखें, एक 5 लिखें कैलकुलेटर पे, एक बटन होगा NCR वाला, ये बटन प्रेस करें और 0 करके इक्वल कर दें, ठीक है। तो इसका आंसर यकीनन 1 निकलेगा। इसका आंसर 1 हो गया, इसका आंसर भी 1 हो गया क्योंकि इसकी पावर में 0 है। इसका आंसर डिवाइड वाला तो हमने लिख चुके हैं, ऊपर में 2 की पावर 5 किया तो 32, अब 1 लिखा, 5c1 3/5 की पावर 1 2/5 की पावर 5 माइनस 1 यानी कि 4। अब देखें इधर 4 है इधर 1 है, मिलके तो 5 हो गए ना, क्योंकि मैं अगर 5 की बात करूँ इधर 5 की पावर 1 है इधर 5 की पावर 4 है, तो मिल के 5 की पावर 5 हो गई, 1 + 4। तो यानी कि नीचे आपने यही लिखना है, ठीक है, नीचे आपके यही आएगा क्योंकि 5 की पावर 5 ही नीचे है। ऊपर इसको सेपरेट आंसर लिख लें 5c1 करके, इसका आंसर सेपरेट लिख लें, ऊपर वाले का 3 की पावर 1 और 2 की पावर 4 वो सेपरेट लिख लें। 5 की पावर नीचे 5 की पावर 5 ही हर एक में आएगा, वो फिक्स ही आप लिखते जाएं। ऊपर आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 की पावर 4 को बनाएं, उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 से कीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वो उसी फार्मूले में NC(x) में 5c2 3/5, यहाँ पे देखें बटा नहीं है इधर बटा है, ये कॉम्बिनेशन है, ये बटा है, 3/5 की पावर 2 2/5 की पावर 3। अब मैं यहाँ पे फिर से आपको बता दूँ, इधर भी 5 है इधर भी 5 है, इसकी पावर 2 है इसकी पावर 3 है, मिल के इन दोनों की पावर क्या होगी 5, यानी कि आंसर यहाँ पे भी वही। ऊपर आपने इसको पहले सॉल्व कर लें, 3 की पावर 2 अलग कर लें, 2 की पावर 3 का अलग कर लें, उन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 5c3 3/5 की पावर 3 2/5 की पावर 2, और इस तरह करके आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका ये आंसर आ जाएगा, इसका 4 का ये आंसर आ जाएगा, 5 का ये आप सॉल्व करें, आपका इंशाल्लाह आंसर निकलता जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास जी, A and B play a game in which A's chance of winning are 2/3। अब ये जो 2/3 A के विनिंग के चांसेस हैं तो इसको हम P कह देते हैं, ठीक है। अ सीरीज ऑफ 5 गेम्स, तो ये हमारे पास N हो गया, इज प्लेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट A विल विन। अब देखें जो हमने P जिसको कहना होता है ना वो हमारी फेवरेबल की प्रोबेबिलिटी होती है। अब A की जो विनिंग चांसेस है ना, विनिंग प्रोबेबिलिटी है, वो उसको हमने P कहा, यानी कि A के बारे में हम चाहते हैं कि वो विन हो, B के बारे में नहीं। तो ये P है A की विनिंग की चांसेस। A विल विन 3 गेम्स। अब A 3 गेम्स जीते, यहाँ पे A विल विन एट लीस्ट 3 गेम्स, A विल विन एट मोस्ट 3, यानी कि तीनों में A के बारे में ही पूछा जा रहा है क्योंकि A हमारे पास P है। अगर यहाँ पे B के बारे में पूछा जाएगा ना तो हमने फिर उसमें उलट करना है, P उलट लेना है, Q उलट लेना है। खैर यहाँ पे अब हमारे पास ये P है और ये N है और A विल विन 3 गेम्स, इसको मैं लेके चलती हूँ जी। ये P गिवन है, ये N है और A विल विन 3 गेम्स, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज इक्वल्स टू 3,
तीनों गेम x इज इक्वल टू 3 के बारे में पूछा जा रहा है। वी नो दैट फार्मूला हमने लगाना है NCX P रेज टू पर x Q रेज टू पर n माइनस एक्स, n की जगह 5 क्योंकि हमारे पास 5 टोटल गेम्स हैं, C3 क्योंकि यहाँ पे हमें 3 है, P है 2/3, इसकी पावर 3, 1/3 की पावर 2, 5 माइनस 3 का क्या 2। इसको अब सॉल्व किया गया है। ये Q कैसे आया? अगर ये 2/3 है तो Q हमारे पास 1/3 निकलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे 5C3 को सेपरेट सॉल्व करें। नीचे देखें, इसके 3 है, इसके भी 3 है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, तो मिल के 3 की पावर क्या हो जाएगी 5। तो 3 की पावर 5 करके यहाँ पे लिख लें, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करें, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा और 1 की पावर 2 यानी कि 1 8 और इसका आंसर यकीनन 10 होगा। 10 इंटू 8 80 हो गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है कि ए विल विन एट लीस्ट का याद रखें क्लास, जब भी वर्ड आता है तो आपने ग्रेटर देन आई इक्वल्स टू साइन कर लगाना है। ए विल विन एट लीस्ट 3 गेम्स, तो एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 3, यानी कि आपने कुछ नहीं सोचना, एट लीस्ट का आते ही आपने ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू का साइन लगाना है। अब ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू में 3 देन 3 क्या क्या ऑप्शन आ जाती हैं 3 4 5, यानी कि 3 या 3 से बड़ा 3 4 5, क्योंकि 5 से बड़ा तो हो नहीं सकता क्योंकि एन हमारे पास है ही 5। अब इसमें इसको सॉल्व करना है NCX P रेज टू पर x Q रेज टू पर P अगर ये है तो Q ये है, 5C3 ये लिख लिया इसको, इधर 5C NCX में x की जगह 4 कर दिया, बाकी सारा वही है, इधर NCX में x की जगह 5 कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व किया आंसर 10 आ गया। 3 की पावर 3 3 की पावर 2 मिल के 3 की पावर 5 ये नीचे लिख लिया, 2 की पावर 3 ऊपर लिख लिया, इसका कुछ नहीं करना। इसको सॉल्व किया, ये आ गया, 2 की पावर 4 ऊपर लिख ली, 3 की पावर 5 नीचे लिख ली, क्योंकि 4 + 1 5। सेम पैटर्न पे यहाँ पे लिख लिया। इनको ऊपर वालों को सॉल्व किया, नीचे सब सेम थे उनको एक दफ़ा लिख लिया, इसका ले लिया एलसीएम ले लिया, ठीक है, एलसीएम लिया और इसका ये आंसर आ गया इसके सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट आपके पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में पूछा गया था कि आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 3 गेम्स। एट मोस्ट का वर्ड आते ही आपने लगाना है लेस देन आर इक्वल्स टू, ठीक है, लेस देन आर इक्वल्स टू आपने लगाना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब लेस देन आर इक्वल्स टू में देखें क्या क्या ऑप्शन हो सकती हैं, 0 1 2, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 0 1 2 3, ये ऑप्शन हो सकती हैं। अगर मैं ये मुझे लगा कि ज़्यादा ऑप्शंस हैं तो मैं थोड़ी ऑप्शंस के लिए इसका ऑपोजिट भी कर सकती हूँ। ये अगर लेस देन आर इक्वल्स टू है तो मैं इसका ऑपोजिट क्या बना सकती हूँ, ग्रेटर, ओनली ग्रेटर। लेस देन आर इक्वल्स टू का ऑपोजिट है ग्रेटर, उसके लिए फिर यहाँ पे मुझे कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा 1 माइनस दिस प्रोबेबिलिटी, इसके ऑपोजिट की प्रोबेबिलिटी, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1 होती है, 1 में से अगर मैं इसका ऑपोजिट माइनस कर दूँ तो यकीनन ये खुद बचाते खुद निकल आएगी इक्वल के साइन के साथ। अब इस ऑप्शन में कितने ऑप्शन है, ग्रेटर देन 3, इसमें 3 इंक्लूड नहीं होगा, इसमें 4 5। मैं करना चाहती तो इनसे भी कर लेती, यानी कि डायरेक्ट कर लेती, लेकिन ये एक टेक्निक मैं आपको सिखा रही हूँ क्योंकि किसी क्वेश्चन में, बाज़ क्वेश्चंस में ये टेक्निक अप्लाई करना ज़रूरी हो जाता है, यानी कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होती दूसरी कि हम वो डायरेक्ट सॉल्व करें, फिर हमने 1 माइनस करके इसको ऑपोजिट करना होता है। खैर ये मैं आपको सिखा रही हूँ। इसमें कौन कौन से ऑप्शन आ जाएंगे, 4 और 5, 2 ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शन थी, इसमें 2 ऑप्शन, थोड़ा रिड्यूस तो हुआ है हमारा काम। NCX P रेज़ टू पर x Q रेज़ टू पर n माइनस एक्स। फार्मूले में इसी तरह 1 माइनस की बड़ी ब्रैकेट लगा लें, फार्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट करें, इधर भी। उसके बाद इसको सॉल्व किया, ये आ गया 3 की पावर 5 हो गई, इसको सॉल्व किया, इन दोनों को सॉल्व किया, ये आ गया, इन दोनों को आपने लिया 1 माइनस किया, तो ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट आपका सॉल्व हो गया है। उसके बाद आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली। अब देखिए एक फेयर
कॉइन को 4 टाइम्स किया जा रहा है। तो पहले इस 4 टाइम्स के लिए हम लोग बना लेंगे। पूछा क्या जा रहा है, एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड्स है, ये हम देखते हैं इनको। फ़िलहाल आप आ जाएं क्वेश्चंस पे। तो इसमें गिवन दैट क्या है, n इज इक्वल टू 4 के 4 कॉइन्स हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, क्योंकि हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल की भी 1/2 होती है बिकॉज इट इज़ अ कॉइन। कॉइन में 2 ही साइड्स होती हैं, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। अब पहला पार्ट ये पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। तो 1 हेड के लिए NCX वही फार्मूला लगाना है, 4C1 1/2 की पावर 1 1/2 की पावर 3। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग कॉइन के क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि P और Q दोनों बराबर होते हैं। तो आपने बस चुप करके एक बार लिखना है 1/2 और पावर 3 + 1 4 ऐड करके लिख देंगे। 1 के ऊपर भी बेशक 4 लिख दें, लेकिन कोई इशू नहीं है, कोई मतलब उसका फ़ायदा नहीं है। खैर नीचे 2 की पावर 4 आ गई इस इनको मिला के, और इसको सॉल्व किया तो 4 आ गया। 4C1 करना है सॉल्व, कॉम्बिनेशन से 4 आ जाएगा। 4 ऊपर 16 नीचे, तो 1/4 आंसर। नेक्स्ट 2 हेड्स के लिए सेम पैटर्न पे इस फार्मूले में, NCX वाले फार्मूले में ये पुट किया, इसको सॉल्व किया, ये आ गया। नीचे देखें इसकी पावर यानी कि इनको कंबाइन किया तो 1/2 की पावर 4 हो गई। नीचे ये आ गया, ऊपर ये आ गया, इसको सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में है एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट का मैंने आपको बताया आते ही ग्रेटर देन और इक्वल टू आना चाहिए। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हेड्स में फिर ज़्यादा ऑप्शंस आ जाएंगी, 2 3 4 हेड्स का ऑपोजिट अगर हम करें तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2। अब लेस देन 2 में 0 और 1 से 2 ही ऑप्शन है, इसमें 2 शामिल नहीं होगा। इसको सेपरेट सॉल्व किया, इसको सेपरेट सॉल्व किया, इसको सॉल्व करके 1 1/2 की पावर 4 + 4 1/2 की पावर 4। ये आप इसको सॉल्व करें, आपको टेक्निक आ जाएगी। आप ये लिखें 1 माइनस करके, ये आपके पास आ गया आंसर। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 3 हेड्स। एट मोस्ट 3 हेड्स में लेस देन और इक्वल टू 3 आएगा। इसका भी अगर हम कंपोजिट लेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेट कॉम्प्लीमेंट लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इसका ऑपोजिट क्या होगा, ग्रेटर। लेस देन इक्वल टू का ऑपोजिट होगा ग्रेटर। ग्रेटर देन 3 में क्या आएगा, सिर्फ एक ही अकेली ऑप्शन 4। तो उसको 1 माइनस करके लिखें, ये लिखें, इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास ऐसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपके ये हो गए हैं सॉल्व। उसके बाद नेक्स्ट अगला कौन सा पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है कि आपने सॉल्व करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3। इसमें 1 से लेकर 3 तक, यानी कि 1 2 3 तीनों ऑप्शन है इसमें। इसको सॉल्व किया 1 के साथ, इसी फार्मूले को 2 के साथ, इसी फार्मूले को 3 के साथ। इसको आपके सामने मैंने ये सॉल्व किया है, तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आ रही है। उसके बाद 4 क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है